नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 कल से शुरू हो गई है और कल महत्वपूर्ण पेपर था निबंध और सामान्य हिंदी का। आज हम लोग निबंध के पेपर पर बातचीत करने जा रहे हैं। निबंध के पेपर में अच्छी बात ये रही कि जो परंपरागत जो ट्रेंड है, 9 विषय हैं, 9 विषय से एक निबंध वो पूछते हैं। मुख्यतः 3 सेक्शंस बटा है। अच्छी बात ये थोड़ा सा रहा कि इस बार थोड़ी सी मौलिकता आई है। मौलिकता का अर्थ ये कह सकते हैं कि बने बनाए पैटर्न से अलग हटकर कुछ निबंध ऐसे आए हैं जो कि मुख्यतः आईएएस की परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। इसका लाभ ये होगा कि जो भी विद्यार्थी थोड़ा सा क्रिएटिव ढंग से और अच्छी लेखन शैली में उन विषयों पर निबंध लिखता है तो नंबर पाने की गुंजाइश ज़्यादा बन सकती है। सामान्यतः हो सकता है जिनके लिए ये पेपर नया हो, जिन्होंने इस बार पेपर नहीं दे रहे हों, उनके लिए जानकारी के लिए बता दें कि पीसीएस मुख्य परीक्षा में निबंध का पेपर एक होता है जो कि मुख्यतः ये जो नंबर है वो 150 नंबर का होता है और इसमें प्रत्येक निबंध में प्रयुक्त शब्दों की अधिकतम सीमा 700 होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि 700 शब्दों में ही आपको अपनी बात रखनी है और इसके पहले 3 खंड हैं। इसमें 3 खंडों में से प्रत्येक खंड में से एक एक विषय को आपको चयन करना होता है। तो ये एक तरह से आईएएस के जो निबंध पूछने का पैटर्न है उससे दोनों बातों में अलग है। वहाँ पर 2 सेक्शन होते हैं और 2 सेक्शन में लगभग हर में 12-12 शब्दों में आपको 2 निबंध लिखने होते हैं और यहाँ पर 3 सेक्शन हैं और तीनों में आपको एक एक विषय चुनना होता है और 700 शब्दों में लिखना होता है। दूसरा, ज़्यादातर निबंध पीसीएस की परीक्षा में कह सकते हैं कि समसामयिक मुद्दों से संबंधित होते हैं, इसलिए करंट अफेयर से जुड़े, सामान्य जीएस से जुड़े प्रश्नों के आधार पर निबंध पूछे जाते रहे हैं, जबकि आईएएस में ज़्यादातर निबंध एथिक्स या फिलॉसफिकल या कह सकते हैं अमूर्त विषयों से जुड़े रहे हैं। आज हम लोग इस पेपर पे देखें, इसमें अच्छी बात यह है कि इस पेपर में थोड़ी सी मौलिकता, जो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा ट्रेंड से अलग होकर 2 या 3 निबंध ऐसे हैं जो ट्रेंड से अलग हैं और मैंने अपने विद्यार्थियों से भी अक्सर जब मैं निबंध पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ कि वो निबंध चुनना चाहिए जिसमें ज़्यादा फैक्ट ना हो, ज़्यादा तथ्य ना देना पड़े और पूरा जीएस से सीधा संबंधित ना हो। हाँ, जीएस जनरल स्टडीज़ की चीज़ों को सामान्य अध्ययन के तथ्यों को मिलाकर अवधारणा बन रही हो तो अच्छे नंबर मिल सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग ये अलग अलग सेक्शन पर बातचीत कर सकते हैं। जैसे पहला सेक्शन है, हमेशा इसमें पहला साहित्य से जुड़ा निबंध पूछा जाता रहा है और इसमें 3 निबंध, जैसे मानव मूल्य और साहित्य, ये परंपरागत निबंध है जिसमें कि हमें मानव मूल्य और साहित्य दोनों की व्याख्या करनी रहती थी। इस सेक्शन में मेरे अनुसार सबसे चुनौतीपूर्ण और अंकदायी निबंध भारत में न्यू विन की कल्पना एक मिथक आता है। बहरहाल, इस पर आने से पहले मानव मूल्य और साहित्य, जाहिर सी बात है जैसा निबंध का शीर्षक है, किसी भी निबंध को लिखने के लिए जब जो मूल्यांकन का आधार होता है, इसके पहले जैसे सृजनात्मकता होनी चाहिए, तार्किकता होनी चाहिए, प्रासंगिकता, ठीक, प्रस्तुतिकरण, ठीक, भाषा शैली, प्रभावपूर्णता, ये अलग अलग हैं, 7 मानक हैं। अलग अलग मानकों का इस्तेमाल होता है। मेरा इसी यूट्यूब चैनल पर एक पूरा लेक्चर है इस बात पर कि अच्छा निबंध कैसे लिखें या अच्छे लेखन शैली के अलग अलग पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो उसमें मैंने विस्तार से चर्चा की है। यहाँ हम लोग देखें तो मानव मूल्य और साहित्य जब निबंध आए तो जाहिर सी बात है इसमें 3 शब्द हैं। एक है मूल्य, फिर दूसरा साहित्य और तीसरा है मानव मूल्य। अब देखा जाए तो स्वाभाविक जिज्ञासा तो ये उड़ती होगी, भाई मूल्यों का संबंध तो मानव से ही होता है, लेकिन ये जो अगर मानव मूल्य है
इसका मतलब मूल्यों की बहुत सारी कैटेगरी होती होगी। तो निबंध में हमें पहला जो इंट्रोडक्शन है, जो प्रस्तावना है, उसमें हम किसी भी साहित्य, किसी कविता से शुरू कर सकते हैं, रहीम के दोहे से शुरू कर सकते हैं, ठीक। जब संस्कृत के श्लोक से शुरू कर, आप हिंदी में लिख रहे हैं तो संस्कृत के श्लोक से भी शुरू कर सकते हैं। तो अलग अलग हो सकता है कि जिसमें भी साहित्य और मूल्यों को साथ लिया गया हो। अब इसके बाद पहला स्टेप ये, तो दूसरे स्टेप में आप पहले मूल्य बता दीजिए क्या है, फिर मूल्यों कैटेगरी के पहले मूल्य क्या होते हैं इसका, और फिर मूल्यों में फिर मानव मूल्य कैसे होता है। ये मूल्य हमारे अच्छे और खराब का मूल्यांकन करते हैं मूल्यों की, और यह एक परंपरागत किसी समाज में पाए जाने वाले जो हमारी अवधारणा है उससे जुड़े जो भी विशेषताएं हैं आप उसके मूल्यों को देंगे। फिर मूल्यों के आधार पर फिर मानव मूल्य से क्या संबंध है, फिर इसमें साहित्य पर आते हैं। एक तरह से इन चीज़ों को लिंक करके देखना होता है। जिनका कि हिंदी साहित्य विषय रहा है उनके पास तो पर्याप्त सामग्री रहती है, लेकिन सामान्य हिंदी की तैयारी करते समय भी इसमें इतना मैटर मिल जाता है कि आप एक अच्छा निबंध लिख सकें साहित्य से जुड़ा हुआ। अच्छी बात यह है कि इसमें हमेशा निबंध जब पूछा जाता है तो ये मान के चला जाता है कि कोई साहित्य का विद्यार्थी नहीं है, तब भी वो सामान्य समझ के आधार पर साहित्य के निबंधों को वो कर सके। दूसरा जिसकी मैंने चर्चा की थी, भारत में न्यूमैन की कल्पना, एक मिथक। ये इम्पॉर्टेंट निबंध है क्योंकि इसमें आपकी पूरी क्रिएटिव सृजनशीलता क्या आ जा रहा है, तार्किकता, प्रासंगिकता, और कहते हैं उसके लिए काफ़ी गुंजाइश हो जाती है आपके सामने। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्यार्थी अगर इस निबंध को लिख रहा है तो हम समझ सकते हैं हर निबंध अलग अलग दृष्टिकोण से आगे बढ़ेगा। मानव मूल्य और साहित्य में लगभग कॉमन उदाहरण के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें अब यहाँ पर ध्यान आ रहा होगा कि IAS में एक निबंध पूछा गया था, वो था कि आदर्श भारतीय स्त्री की संकल्पना, आदर्श भारतीय स्त्री एक मिथक, वहाँ भी इस बात को किया था और उसी निबंध के आधार पर इसी को एक सरल भाषा में यहाँ पूछा गया। न्यू वुमेन की कल्पना, तो आपको देखना कि भाई न्यू वुमेन क्या है। अब ऐसी महिला जिसका जो हमें फिल्मों में या विज्ञापनों में अलग अलग दृष्टिकोणों से वो हमारे सामने व्यक्त होती है, ऐसी है जो पढ़ी लिखी है। तो पहले आपको भारत में न्यू वुमेन क्या है, एक महिला का परंपरागत अवधारणा क्या है भारत की, ठीक, जिसमें आपके कुछ दोहों के माध्यम से बता सकते हैं। पढ़िए सीता, वो पढ़िए गीता बनिए सीता, क्या ऐसे अलग अलग उदाहरण हैं जो मुहावरे प्रचलित हैं महिलाओं को लेकर। कुछ भी उदाहरण आप देके इसमें पहले ये कह सकते हैं कि पहले क्या स्थिति, फिर इसमें न्यू क्या हुआ, न्यू अवधारणा क्या है। और न्यू अवधारणा मतलब एक शिक्षित पढ़ी लिखी है जो कामकाजी है, जो घर भी संभाल रही है, बाहर भी संभाल रही है, मोबाइल का इस्तेमाल कर रही है, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही है, तो उसे कंप्लीट वुमेन की अवधारणा आती है। जैसे कभी कभी विज्ञापन आता था कि कंप्लीट मैन, उसी तरह कंप्लीट वुमेन का एक अवधारणा भारत में विकसित हुई है। मुख्यतः यह मीडिया में आपको दिखाई देता है, जब से कहते हैं कि फिल्मों का प्रसार हुआ है, सोशल मीडिया बढ़ा है, तब इस पर ज़्यादा चर्चा होने लगी। फिर आपने कहा होगा कि फिर न्यू वुमेन की पूरी विशेषताएं, जिसका मैंने कहा ना कि शिक्षा को दिखा सकते हैं, फिर आर्थिक रूप से वो स्वावलंबी है, ठीक, वो स्वतंत्र है, अपने निर्णय खुद ले सकती है, इस तरह से बताते हुए आपको चलना पड़ेगा और ये विशेषताएं बताना। अब इसमें एक शब्द आया, मिथक। अब एक मिथक, ये जो निबंध कहना चाह रहा है कि ये सही नहीं है, तो जाहिर सी बात है, जैसा मैं लेखन शैली के जब पढ़ाता हूँ बच्चों को तब भी कहता हूँ कि जब हम कहते हैं कि एक मिथक, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 100% ये सही हो। अब इसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि ये जो न्यू वुमेन की अवधारणा है, क्या ये सही है, क्या ये पूरी तरह से अस्तित्व रखती है। तब इसमें दिखाना पड़ेगा कि न्यू वुमेन की अवधारणा है, महिलाएं विकास कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन पूरी महिलाओं में आपको थोड़े बहुत अगर डाटा याद होंगे तो आप इस्तेमाल कर सकते हो कि सिर्फ 22% महिलाएं काम कर रही हैं। फिर एक आलोचना ये भी आ सकती है मिथक दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ ये जो मिथक है शहर में है, शहर की महिलाओं को में कामकाजी महिलाओं का जो स्वरूप चित्र रह जाता है अक्सर वो शहरों में, ग्रामीणों में नहीं है, या बहुत गाँव में इस तरह की अवधारणा नहीं मिल रही है। इसके साथ साथ आप ये भी दिखा सकते हैं
कि शहर में रहने वाली महिलाओं के साथ भी घरेलू हिंसा की जो बातें आ रही हैं, ठीक, दहेज, अभी भी महिलाएं प्रताड़ित हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग उदाहरणों के आधार पर आप ये दिखाओगे कि हाँ ये सही नहीं है। तो पहला स्टेप, जैसे जो आइडियल लेखन शैली होती है निबंध की, उसमें प्रस्तावना, पृष्ठभूमि, मूल विषय, विकास, तुलना, आलोचना, निष्कर्ष, ये 7 चीज़ों का होना जरूरी रहता है। इन 7 बिंदुओं के अंतर्गत हम निबंध को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको फिर वही, आपने इंट्रोडक्शन बना दिया, बैकग्राउंड ये क्यों आया, महिलाओं के विकास को लेके जो इस समय आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में है उसे दिखाया। अब ये मूल आया, मिथक। मिथक में आप बता देंगे कि ये चीज़ें पूरी तरह से सभी भारतीय महिलाओं पे लागू नहीं है। लेकिन फिर आता है क्या एकदम लागू नहीं है, तो आप तुलना करा सकते हैं यहाँ पर अन्य देशों के साथ, तुलना जरूरी रहती है। और समीक्षा के आधार फिर आप कहेंगे नहीं, यद्यपि ये पूरी तरह से मिथक नहीं है, मिथक नहीं है, इसमें ये सिद्ध नहीं करना है कि मिथक है। मिथक क्यों है, क्योंकि सब पे लागू हो रही है। लेकिन फिर आप एक निष्कर्ष के तौर पर एक आशावादी तरीके से आपको आगे बढ़ना, दिखाना है कि न्यू जो वुमेन है वो उभरते भारत की एक तस्वीर की तरह है। और आप इस तरह से, जैसे भी आप कह सकते हैं कि जब अभी पहलगाम की घटना हुई और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के साथ जो 2 महिला नामों की चर्चा हुई, जो कैप्टन थी, जो सेना में थी, तो उनसे भी आप इंट्रो शुरू कर सकते हो। भारत की ने अन्य क्षेत्रों में जैसे महिलाएं किस तरह आर्थिक योगदान दे रही हैं, उनके आधार पर भी शुरू कर सकते हैं। और निष्कर्ष आशावादी होना चाहिए कि न्यू इंडिया जो कल्पना है, ये कल्पना नहीं है और ये ना मिथक है, बल्कि हम इस ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ये एक हमारा आदर्श है जिसकी ओर आगे बढ़ा जा सकता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें एक आशावादी तरीके से आपको आगे बढ़ना रहता है। मेरा फिर इसके बाद अगर मुझसे कोई पूछता या मुझे अगर परीक्षा देना होता तो मैं इस निबंध को पहले सेक्शन चुनता, क्योंकि निबंध का चयन ही आपको बढ़त दिला देता है कि आप किस तरह के निबंध को चुन रहे हो, जिसमें आपकी अवधारणाएं, आपकी क्रिएटिविटी का अधिक रोल हो सकता है। अब आते हैं तीसरा, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी। ये परंपरागत है, राष्ट्र निर्माण को पहले परिभाषित करना है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरीके से, फिर आर्थिक विकास, ठीक, राजनीतिक विकास की तरफ हम लोग देखेंगे, फिर के जो समस्याएं हमारे यहाँ है, जैसे जातिवाद की समस्या है, सांप्रदायिकता की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उन समस्याओं से जूझने में, निपटने में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है। थोड़ा बहुत जो डाटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें ये हो सकता है कि भाई भारत में जो 65% आबादी है वो 35 साल से नीचे है, ये महत्वपूर्ण डाटा है। अब फिर उसमें ये भी आ सकता है कि हमारा एसेट्स है जिसको कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक तरह से इससे अलग। फिर विवेकानंद के कोटेशन से भी आप शुरू कर सकते हैं इस निबंध को। तो पहले सेक्शन में ये 3 निबंध पूछे गए और तीनों मुझे लगता है कि विशेषकर विद्यार्थियों ने जैसा कि अपना रिएक्शन भी बताया, विद्यार्थियों ने जो फीडबैक दिया सरल था और इस तरह से, और ये आशावादी भी इसलिए भी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट क्या है, 700 शब्द, इसलिए कभी कभी हम जो परंपरागत हिंदी साहित्य के निबंध हैं उस तरह लिखना चाहते हैं तो समस्या आ जाती है। जैसे आप परंपरागत साहित्य के निबंध को देखोगे 4000 शब्द का होता है, कहीं कहीं एक साहित्यकार ने कहा है कि जब 2 या 3 हज़ार शब्दों से कम निबंध को हम निबंध कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं। इसलिए यहाँ निबंध एक तरह से रिपोर्ट के निकट आ जाता है, जिसमें आप पूरी बात तारतम्यता के साथ करते हो और लेकिन क्रिएटिविटी के साथ उसको इस तरह लिखते हो कि पढ़ने वाले की रुचि बनी रहे। और कहते जितनी भी विधाएं हैं साहित्य की, उन विधाओं में सबसे कठिन विधा निबंध है, क्योंकि न इसमें बहुत कहानी है, न बहुत कविताएं हैं कि आप कविता, कहानी, शायरी सुनाते रहो। सीमित रूप में इसका इस्तेमाल करना है और 700 शब्दों में आपको अपनी पूरी बात को भी कर देना है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन में। दूसरे सेक्शन में मुख्यतः जो निबंध पूछे गए उसमें ये पहले नंबर पर रखा जा सकता है। अगर इसमें 3 ग्रुप में से अगर चुनना हो, जिस तरह उस समय न्यू वुमेन की अवधारणा था,
उसी तरह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संभावनाएं एवं चुनौतियां। ये निबंध अपने आप में अंकदायी होगा इस सेक्शन के साथ। अब एआई, हमें सबसे पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता को परिभाषित करना होगा। विचित्र सरल शब्दों में कर सकते हैं। आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार पर बहुत सारे ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे फिल्मों में, टेलीविज़न में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो सबसे बड़ी जो चुनौती है मानव सभ्यता के लिए, वो एआई है। अभी नोआ हरारी किताब आई है, नेक्सस, पूरी एआई पर है। तो इस तरह से किसी नई किताब से शुरू कर सकते हैं, किसी कल्पित हीरो से शुरू कर सकते हैं कि वहाँ से तो आप हो। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पहले परिभाषित, ठीक, बुद्धिमत्ता और ये फिजिकल बुद्धिमत्ता कैसे, सही सोचने, सही बोलने और सही करने की जो क्षमता है, एक्शन लेने की क्षमता है, वो बुद्धिमत्ता कहलाती है। और यही बुद्धिमत्ता अगर किसी मशीन में आ जाए तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहलाती है। तो आप इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता को परिभाषित अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है कि सोचने, बोलने और आचरण, एक्शन, इन तीनों का जो होता है बुद्धिमत्ता, सही ढंग से सोचना, ठीक, आप निर्णय सही ढंग से कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं। तो फिर इसमें आपने देखिए संभावनाएं एवं चुनौतियां, ये वैसे निबंध है जैसा कि जीवन में जब हम लोग पहला निबंध, क्या कोई बच्चा, भारत पहला निबंध माना जाता है वो है कि विज्ञान वरदान है कि अभिशाप। यहीं से हम लोग अपने निबंध को पढ़ना शुरू करते हैं और हर पेपर में एक निबंध जरूर ऐसा होता है। उसी तरह वही टूल्स है एआई संभावना से। तो संभावना पहले आप दिखा सकते हैं, ठीक, आर्थिक, सामाजिक, अन्य क्षेत्रों में, चिकित्सा के क्षेत्रों में क्या योगदान चल रहा है, इस तरह के। और एक एक उदाहरण, सबसे रोचक ये होगा कि आप वर्तमान के उदाहरणों के आधार पर उसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे एआई। अब यहाँ तक कि छोटा सा आप जो तैयारी आप कर रहे हैं उसमें भी लोग एआई का प्रयोग करके पढ़ाई कर ले रहे हैं, ठीक। तो ये संभावना है। फिर इसमें चुनौतियाँ, चुनौतियाँ शब्द हमेशा, चुनौतियाँ और समस्या, इन दोनों में अंतर अवश्य करना चाहिए। समस्या वो समानता निगेटिव फॉर्म में, नकारात्मक आता है। इसलिए आप देखिए जो विकलांग होते हैं उनको फिजिकली चैलेंज कहा जाता है। कि चुनौती को, चुनौती एक पॉजिटिव अवधारणा है, जिसका मतलब ये है कि यदि हमने इसको दूर कर दिया तो हम बेहतर कर देंगे। तो चुनौतियां में आता है कि हमारे सामने चैलेंज यही आ रहा है, ठीक। जैसे मशीन का जो अपना महसूस करना होता है, एथिक्स की बात आएगी यहाँ पर, नैतिक निर्णयों करना। अगर डाटा से हर काम हो रहा है तो डाटा के आधार पर मानवीय भावनाएं कैसे हो सकती है, क्या वो मानवीय भावनाएं महसूस कर सकता है, ठीक। और इसका अनुभव हम लोग देखते हैं, कुछ लोग निबंध पेपर की तैयारी भी चैट जीटीपी से हो रही है। तो आप देखते हैं वो जो लेखन शैली है, मौलिकता है, जो मानवीय अप्रोच है, जरूरी नहीं कि वो आ सके। फिर चुनौतियों के आधार पर, फिर निष्कर्ष के आधार पर हम ये कह सकते हैं इन चुनौतियों को दूर करने की संभावना है। विशेषकर से बेरोजगारी का मुद्दा अलग अलग ढंग से आता है, लेकिन पहले नंबर मुझे लगता है बेरोजगारी को जरूर रखते हुए फिर मशीनी नैतिक मूल्य कैसे कैसे आते हैं, इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद स्टार्टअप, भारत का भविष्य। ये जो निबंध हैं, जैसे पहले वाले में भी जैसे मानव मूल्य से उन्होंने जोड़ा था, न्यू वुमेन का कॉन्सेप्ट, फिर स्टार्टअप, भारत का भविष्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये एक सकारात्मक है। अभी आरओ का पेपर होगा, मेंस होगा और आयोग ही पेपर कराएगा। तो ये पूरी संभावना है कि इसी पैटर्न पर आगे निबंधों को पूछा जाए। और ये सकारात्मक परिवर्तन भी है विद्यार्थियों के लिए कि उन मुद्दों को ज़्यादा निबंध में पूछा जा रहा है जिसमें आप नवाचार या सृजनशीलता को बेहतर बता सके और सीधे जो युवाओं से जुड़े मुद्दे हैं। बहरा स्टार्टअप में आप बता देंगे कि भाई स्टार्टअप एक नया चीज़ कैसे है। एक डाटा, भारत स्टार्टअप के मामले में तीसरे स्थान पर है। 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें कि कहते हैं 100 से ज़्यादा स्टार्टअप ऐसा है जो यूनिकॉर्न है, जो कि एक बड़े लेवल तक पहुँच चुके हैं। तो ये स्टार्टअप भारत के लिए एक नई संभावना है। संभावना का इसलिए भी है कि युवा भारत में बहुत ज़्यादा है। संभावना इसलिए भी है कि भारत में जो भारत एक संभावनाओं का देश माना जाता है। अगर आप कभी भी पढ़ें, अमर्त्य सेन का भी उल्लेख कर सकते हैं। भारत की विरोधाभास किताब का उन्होंने बड़ा अच्छा कहा है, भारत एक संभावनाओं का देश है। यहाँ पर हर तरह की संभावना आपको मिल जाती है। बहुत मॉडर्न लोग मिल जाते हैं,
इसके साथ साथ बहुत पिछड़ापन दिख जाता है, आपको जातिवाद भी दिखता है, समानता भी दिखती है, धार्मिक कट्टरता भी दिखती है, धर्मनिरपेक्षता भी दिखती है। तो बहरहाल तो आप इस तरह किसी भी स्टेटमेंट कहानी से शुरू कर सकते हैं। फिर स्टार्टअप में क्या क्या जरूरी है इसको देखा जाए, भारत की संभावनाएं दिखा सकते हैं, और फिर दिखा सकते हैं समीक्षा के तौर पर कि अभी भी अनेक संभावनाएं हैं और संभावनाओं के कह सकते हैं अभी हम उसको पा नहीं सकते हैं। इसमें भारत सरकार की योजनाओं का भी उल्लेख किया जा सकता है कि भारत सरकार ने जो सीधे स्टार्टअप तो अपने आप में है, लेकिन स्टार्टअप के साथ नए उद्यमियों के लिए जैसे मुद्रा योजना का भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे कैसे सरकार नया प्रोत्साहन दे रही है इसका भी उल्लेख हो सकता है। और आप इसमें उदाहरण बेंगलोर, पूना, नोएडा इनका भी उल्लेख किया जा सकता है। फिर इसके बाद कृषि में तकनीक और नवाचार। देखिए स्टार्टअप में नवाचार है, कृषि में तकनीक में नवाचार आ रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपने आप इनोवेशन से संबंधित है। तो इसमें और मैं कहना इस बार का जो निबंध का पैटर्न है वह एक कुछ ताजगी जैसा है कि कुछ नयापन है निबंधों को पूछे जाने में। कृषि में तकनीक, नवाचार, सतत विकास। अब इसमें दो चीज़ें हैं। कृषि में हमें दिखाना है कि नई तकनीक कौन कौन से आई। पहले कृषि की विशेषता, कृषि कैसे अभी भी इतने मतलब औद्योगिकरण के बाद भी, ठीक, तमाम कृषि क्षेत्रों में बाधाओं के बाद भी अभी भी 60-65% पूरा भारत की जो अर्थव्यवस्था कृषि पर डिपेंड हो गई। भारत का आजीविका 60% लोग अभी भी गाँव में रह रहे हैं, ये भी 75 था, वो 60-65 ये आसपास आ रहा है। फिर आप बताएं किस तरह की तकनीक इस्तेमाल हो रही है। अभी तक जो परंपरागत तकनीक इस्तेमाल हो रही थी उससे अलग हटते हुए अब नया क्या हो रहा है, नवाचार। ड्रोन के माध्यम से हम सिंचाई कर रहे हैं, अब हमारे पास ऐप आ गया है, सैटेलाइट के माध्यम से नई नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, और इसके अलावा आर्थिक रूप से कई कंपनियां आ गई हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो इस तरह से अलग अलग नवाचारों का विकास करना चाहिए। और इसमें देखिए साथ साथ इन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया है, सतत विकास। अभी तक हम लोग यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसी तकनीक का ज़्यादा, हमने ट्यूबवेल लगा दिया बड़ा सा और वो पानी बह रहा है, नहरों का इस्तेमाल हो रहा है। अब ट्रिपिंग के माध्यम से सिंचाई हो रही है, तो उसमें वो दिखाना है कौन कौन सी नई तकनीक है जो सतत विकास को आगे ले जा सकती है। इसलिए हमें देखिए शब्द सीमा 700 है। देखने में लगता है कि निबंध में हमें अपने मन से मौलिक ढंग से लिखना, नहीं, लिमिट बहुत है, एक एक शब्द बहुत कीमती है। क्योंकि इसीलिए ऐसा नहीं कृषि में आप पुरानी तकनीक बता, कृषि बताया, फिर तकनीक में बताया, फिर तकनीक में पहला स्टेप कृषि, दूसरा तकनीक, तीसरा नवाचार, चौथा सतत विकास। इन 4 चीज़ों को स्पष्ट करके तीनों को लिंक करना है। निबंध का मतलब ही होता है जोड़ते हुए, मौलिक ढंग से आप पूरी, जैसे प्रमेय सॉल्व करते हैं, निबंध a+b का होल स्क्वायर बराबर 2abc, इस तरह a का स्क्वायर प्लस b 2abc, इस तरह प्रमेय सॉल्व कर दोबारा जब आते हैं इति सिद्धम, उसी तरह निबंध लिखा जाता है कि पहली लाइन से लेकर अंतिम लाइन तक एक तारतम्यता बनी रहे। इस तरह तो अब आते हैं अंतिम सेक्शन पर। इसके अंतिम सेक्शन में अब देखिए इस 3 निबंध में ग्लोबल वार्मिंग, भविष्य के लिए संकट, भारत अस्वस्थता और मेक इन इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की लोकप्रियता। अब ये जो निबंध है इसमें तो सबसे ज़्यादा गुंजाइश अब आपको अंतर्राष्ट्रीय पटल, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से में इससे ये सेक्शन से पूछा जाता है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स का है और ये ज्योग्राफी और पर्यावरण से जुड़े 3 सेक्शन अलग अलग हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की बढ़ती लोकप्रियता, अब वो काम जिनके माध्यम से भारत के बाहर हमारा सम्मान बढ़ रहा है, हमारा प्रभाव बढ़ रहा है, हमारा वर्चस्व बढ़ रहा है, उसका उल्लेख यहाँ पर करने की आवश्यकता रहती है। क्यों? क्योंकि बढ़ती लोकप्रियता अंतर्राष्ट्रीय, ठीक, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। अब देखना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म कौन कौन से हो सकते हैं। अब इसमें हमें सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब आप पढ़ते हैं तो उस समय उसमें 2 सेक्शन अलग अलग आ जाते हैं। एक आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, हम लोग पढ़ते हैं, इसका मतलब जो संगठन है, फिर उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं या चुनौतियां हैं। भाई निबंध को आगे आप कैसे जाएंगे? ऐसे तो विश्व पटल तो बहुत सारा होगा, बिखेर कर तो लिख नहीं सकते। तो संगठन है, समस्या चुनौतियां हैं और विदेश नीति। अब इन 3 जगह आपको दिखाना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है उसमें भारत कितना प्रभावशाली है। इसका मतलब कि हमें अलग अलग G20,
उसका प्रमुख खिलाड़ी है भारत। इस तरह देखना है, जिसमें और सार्क देशों के बीच हमारा महत्वपूर्ण स्थान है। हम शंघाई कॉरपोरेशन में भी हैं। इतना ही नहीं, जिसमें हम हैं भी नहीं, G7 की बैठक भी हो रही है तो भारत के विषय की चर्चा हो रही है। इस तरह अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, इस तरह से अलग अलग संगठनों में आपको दिखाना पड़ेगा भारत के प्रभाव। फिर दिखाना पड़ेगा जो विश्व के सामने समस्या चुनौतियां आ रही हैं, एक प्रभाव कब होगा, जब आप चैलेंज स्वीकार करोगे। तो हम कोविड का जिक्र कर सकते हैं। कोविड के दौरान भारत ने किस तरह से समस्या के समाधान के लिए बात किया। इसी तरह चाहे अंतर्राष्ट्रीय जो संघर्ष चल रहे हैं उसमें भारत के पक्ष का कितना महत्व है, भारत उन मुद्दों पे कितना सक्रिय हो रहा है, शांत नहीं है, उन मुद्दों पे लगातार बोल रहा है। 2 दिन की घटना भाई आप आराम से उसका जिक्र कर सकते हैं। जब चीन, पाकिस्तान, पूरे देश एक तरफ हो गए तो भारत के रक्षा मंत्री ने मना कर दिया कि भाई जब इसमें आतंकवाद की घटना का उल्लेख नहीं है इसलिए हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करें। और ये भारत का ताकत का है कि हम सभी देशों के विरोध में जाकर अपना पक्ष रख रहे हैं। तो आतंकवाद जैसी समस्या के खिलाफ भारत कैसे संघर्ष कर रहा है। और फिर विदेश नीति, कैसे हम अमेरिका के साथ अमेरिका को अपने हित पक्ष में लाने में समर्थ हुए हैं, हम कैसे रूस को अपने पक्ष में लाने के समर्थ हुए हैं, कैसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारे महत्व बढ़ रहा है। तो हम इन 3 अलग अलग चीज़ों पे आप दिखाकर सरलता से समझा सकते हैं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म। तो देखिए, निबंध हमेशा देखिए पहले प्लेटफॉर्म तय कीजिए कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, फिर उसमें हमारी छवि किस तरह से वहाँ तक पहुँच रही है। ठीक, और अब सबसे बड़ी ताकत भाई छवि का संबंध इससे होगा, आप आर्थिक ताकत क्या है। इसके पहले वाले कल वाले लेक्चर में मैंने ही बताया था कि विदेश नीति का मतलब क्या हुआ, राष्ट्र हित। अपना राष्ट्र हित का इस्तेमाल करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना फॉरेन पॉलिसी की सामान्य समझ कहलाती है। उसी तरह आप विदेश नीति आपकी कब पावरफुल होगी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर, जब आप पावरफुल देश होगे। और हमारी अर्थव्यवस्था जो क्रय शक्ति के आधार पर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तक हम लोग पहुंच चुके हैं। हम जो निर्माण कार्य है उसमें हम सैन्य उपकरण बना रहे हैं। 2 दिन पहले ही स्पेस पर हमने हमारे एक नागरिक पहुंच चुका है। इस तरह से आप अलग अलग तरीकों से भारत की ताकत को दिखाते हुए उसके प्रभाव पर चर्चा कर सकते हैं। फिर आता है ग्लोबल वार्मिंग। अब मुझे लगता है ये निबंध पुराना हो गया है। देखिए, इस निबंध खास बात क्या, बड़ा अच्छा शब्द है कि जब 20वीं शताब्दी बीत रही थी तो कह रहे थे कि यदि धरती गर्म हुई तो क्लाइमेट चेंज होगा। ग्लोबल वार्मिंग का संबंध क्लाइमेट चेंज से है। और आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से आगे बढ़ते हुए जलवायु परिवर्तन तक पहुंच चुके हैं। आपको बात यहां से शुरू करनी है। 20वीं शताब्दी का मुद्दा ग्लोबल वार्मिंग था कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जब धरती गर्म होगी तो ये इफेक्ट होगा। 21वीं सदी में हम लोग उस इफेक्ट को देख रहे हैं और ये इफेक्ट आपको अलग अलग ग्लेशियर का पिघलना हो जाता है। ठीक, जो मुंबई में जो हाल में बारिश, इसके पहले लगातार बारिश हुई थी। कोई भी मौसम का रिदम नहीं है। पिछले साल के पूरे द हिंदू में पूरा लेख था कि करीब 4000 से ज़्यादा परिवर्तन देखे गए हैं मौसम के सामान्य रूटीन में। मतलब अब देखिए, बारिश का मौसम पहले कभी मानसून आ जा रहा है, कहीं बाद में आ जा रहा है। इस तरह अब हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, जलवायु परिवर्तन पर। तो ग्लोबल वार्मिंग पहले परिभाषित कीजिए। ग्लोबल वार्मिंग सामान्य तापमान, धीरे धीरे धरती गर्म होना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण को आप हमेशा ध्यान रखें, कारणों को बहुत संक्षेप में, आपसे कारण नहीं पूछ रहा है ये। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, परिभाषा, और इसके एक पैराग्राफ में कारण। कुछ लोग निबंध लिखते समय कल चर्चा कर रहे थे, कुछ विद्यार्थी, उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग कारणों को बता दिया। कारण नहीं पूछ रहा है, भविष्य के लिए संकट पूछ रहा है। अब आप उन जो भी हो उससे क्या क्या चीज़ें, जैसे मैंने कहा जलवायु परिवर्तन पहला है, अब उससे जुड़े चीज़ें, जलवायु परिवर्तन होगा, परिवर्तन के साथ साथ फिर पानी का स्तर बढ़ेगा। आपने वो फिल्म देखी होगी या वो किताब जिनको अल गोर की, जिसमें कहा गया धरती की आखिरी चेतावनी। उसने कहा कि आतंकवाद से जितने लोग पूरी दुनिया में मरे हैं उससे ज़्यादा लोग ग्लोबल वार्मिंग से मरने वाले हैं। उन्होंने उच्चित दिखाया था कि जो 2 टावर गिरे हुए हैं अमेरिका के, उसमें जितने लोग मरे, अगर ऐसे ग्लोबल वार्मिंग होती रही तो टावर के आसपास का शहर डूब जाएगा, बांग्लादेश की समस्या आ जाएगी, या बहुत सारी समस्या अलग। तब आप जलवायु परिवर्तन, फिर पानी के अलग अलग चीज़ों को यहाँ दिखा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर जरूर है, भविष्य के लिए संकट है,
संकट में दिखा रहा है कि आपको समाधान, और समाधान व्यवहारिक समाधान का आप दिखा सकते हैं, कैसे कार्बन उत्सर्जन कम पड़े, कैसे मेट्रो ट्रेन भारत चला रहा है, ठीक, ऊर्जा कम से कम खपत हो, एक ऐसी हमारे जो मूल्य है जीवन, जो उपभोक्तावादी जीवन शैली से अपने को अलग किया जाए, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। बहरहाल, और भारतीय अर्थव्यवस्था और मेक इन इंडिया, लास्ट में यह है कि जो निबंध है, इस तीनों में से एक आपको चुनना है, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा उपयुक्त रहा होगा निबंध करने को, या तो फिर अपने पकड़, देखिए निबंध आप कोई भी चुने, छूट है। जिस तरह कहा ना कि आप निबंध, आपको चॉइस दी इसलिए जाती है कि निबंध कुछ भी चुनिए, लेकिन जो आप चुने उसमें आप निबंध के मापदंडों को पूरी तरह से लागू कर सकें। तो अंतिम निबंध पे आते हैं, मेक इन इंडिया। जाहिर बात भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, तो पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं आप बता दें क्या क्या होती है, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था और मेक इन इंडिया। तो इस समय जो भारत की जो विकास है, जो जीडीपी चल रही है, और ठीक, और जो हमारा निर्यात है, उसको आप बताते फिर दिखाएंगे अगर भारत में ही मेक इन, भारत में सामान बनने लगे तो हम कैसे अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं। इस तरह के निबंधों में थोड़ा सा तथ्यों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन बहरहाल हम लोग मेक इन इंडिया के आधार पर जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं, सिर्फ आर्थिक ही नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के बाद कैसे हम सामाजिक अन्य क्षेत्रों में बेहतर कर सकते हैं, इसका उल्लेख किया जा सकता है। इस तरह आज कोई कल ही पेपर हुआ था, तो आज संक्षेप में इसकी चर्चा हुई है, और आगे आने वाले कुछ वीडियो लेक्चर्स में एक एक निबंध को हम लोग सॉल्व करेंगे आपके साथ, जो क्या मानक निबंध होने चाहिए इसको देखेंगे। और विद्यार्थियों के लिए कहना है कि अब आरओ का मेंस जब होगा तो आयोग के इस पैटर्न को ध्यान रखना होगा, तैयार रखना होगा कि ऐसे निबंधों को करने के लिए जो परंपरागत रूप से अलग होते हुए आपसे ज़्यादा मौलिकता की उम्मीद करते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर अगले लेक्चर्स में, और उसमें हम लोग देखेंगे कि निबंध को और कैसे बेहतर तरीके से लिखा जाए, और कुछ मॉडल निबंध लिखकर भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।